लेक्चर नंबर 15 ग्राहम लॉ ऑफ डिफिजन। तो इंग्लिश साइंटिस्ट ग्राहम ने एक लॉ पेश किया जो कि ग्राहम लॉ के नाम से जाना जाता है। इस लॉ में वो क्या बोल रहा है, वो आपको ये बोल रहा है भाई किसी भी गैस का जो रेट ऑफ डिफिजन है और रेट ऑफ इफ्यूजन है उसका इन्वर्स रिलेशन है डेंसिटी के स्क्वायर रूट के साथ। तो सबसे पहले डिफ्यूजन क्या है? दो गैसों का मिलना, कम से कम दो गैसों का मिलना, इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। इफ्यूजन क्या है? गैस वाले मॉलिक्यूल का वन बाय वन हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाना एक स्मॉल होल के ज़रिए, इसे बोलते हैं इफ्यूजन। तो वो कह रहा है भाई हमारी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन है वो उसका इन्वर्स रिलेशन है स्क्वायर डेंसिटी के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो और प्रेशर भी क्या हो, कांस्टेंट हो। तो अब जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है इसके लॉ की, तो अब इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्म में रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ इफ्यूजन उसका इन्वर्स रिलेशन है स्क्वायर डेंसिटी के साथ। डेंसिटी में मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। अच्छा, अब इस स्क्वायर रूट का मतलब क्या है भाई, इसे भी समझते हैं हम आज। तो अब भाई इसे मैं समझाता हूँ यहाँ पे। तो वो कह रहा है भाई हमें पता है भाई इस एक बात और भाई, अगर आप 1 मिनट के लिए ये स्क्वायर भूल जाओ, वैसे आपने याद को करना है भाई, 1 मिनट के लिए भूल जाओ तो आपको यहाँ से ये पता चलेगा रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन का इन्वर्स रिलेशन है डेंसिटी के साथ। अब मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ, जिस गैस की डेंसिटी ज़्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम, और जिस गैस की डेंसिटी कम उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा, दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो हमें यहाँ पे ये बात समझ में आती है, जो गैस कम डेंसिटी रखती है वो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगी, वो जल्दी मिलेंगी, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। और जो गैस ज़्यादा डेंसिटी रखती है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, मतलब वो कुछ देर बाद मिलेंगी, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है। तो अब भाई ये जो है हम इसे समझते हैं भी एक इक्वेशन के ज़रिए, एक मैथमेटिकल फॉर्म के ज़रिए। मान लो बेटा रेट को मैं लिखता हूँ भी रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ इफ्यूजन, तो मैं लिखता हूँ R1 से। R1 से मुराद है रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये मेरे पास गैस 1 का रेट ऑफ डिफ्यूजन है। तो गैस 1 का रेट ऑफ डिफ्यूजन है, मान लो भाई गैस 1 की जो डेंसिटी है वो है 9। इसी तरह मेरे पास है R2 जो है ये रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस 2 का है। तो गैस 2 की जो डेंसिटी है वो हमारे पास है 16। 1 बाय इसका भी 16 भी डाल लेता हूँ मैं अंडर रूट। अब चेक करो भाई, जब मैं इसका अंडर रूट ये स्क्वायर रूट ख़त्म करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। तो अब क्या होगा भाई, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ये क्या आया भाई 1/3। यहाँ पे गैस 2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ये क्या आया हमारे पास 1/4। अब मैंने आपसे सवाल पूछा भाई किस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है। तो याद रहे भाई, जब भी डिफ्यूजन की बात करोगे तो आपने दो गैसेस लाजमी लेनी है, क्योंकि डिफ्यूजन का मतलब क्या है, दो गैसों का मिक्स होना, कम से कम दो गैसों का आपस में मिक्स हो जाना। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ भाई, गैस 1 जिसकी डेंसिटी 9 थी और गैस 2 जिसकी डेंसिटी 16 थी, अब जब मैंने इनका अंडर रूट या स्क्वायर रूट ख़त्म किया तो मुझे बताओ रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका ज़्यादा है। तो सर रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इसका ज़्यादा है, ज़्यादा इसका है, और इसका क्या होगा भाई, कम होगा। अब कम क्यों होगा भाई, आपको नज़र भी आ रहा है भाई, रेट ऑफ डिफ्यूजन का इन्वर्स रिलेशन है डेंसिटी के साथ। इसकी डेंसिटी कम है तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी उससे 1 गुना ज़्यादा है तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है उससे 1 गुना क्या होगा, कम होगा। तो डेंसिटी के लिहाज से हम रेट ऑफ डिफ्यूजन को बताएंगे भाई, जिसकी डेंसिटी कम उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम। तो आइए यहाँ वापस। तो अब बेटा मैं यहाँ लिखता हूँ R से मुराद है रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो ये वहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इसे मैं यहाँ ले आऊँगा, क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट ये स्क्वायर रूट जो D है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, और ये जब मैंने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ख़त्म किया तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, K ले लिया। तो अब वो हमें कह रहा है भाई लेट अस हैव 2 गैसेस 1 and 2। हमारे पास दो गैसेस हैं, एक 1 है दूसरी 2 है। हैविंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 R2, इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो हम लिखेंगे R1 से और R2 से, एंड डेंसिटी D1 और D2 से। हमारे पास दो गैसेस हैं,
गैस 1 का रेट ऑफ डिवीजन जो है वो R1 और गैस 1 की जो डेंसिटी है वो D1। गैस 2 का जो रेट है वो R2 और गैस 2 की जो डेंसिटी है वो D2। ये भी K, ये भी क्या होगी भाई K, दोनों जो है वो कांस्टेंट K के बराबर हैं। तो अब मैं इन दोनों में ना रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ। तो इन दोनों को मैं आपस में क्या करूँगा भाई, बराबर करता हूँ भाई। R1 मल्टीप्लाई D1 के, R2 मल्टीप्लाई D2 के। तो ये R2 और D2 वाला फैक्टर नीचे ले आओ, K को वहाँ ले जाओ। तो ये R1 मल्टीप्लाई D1 ऊपर, ये इसके नीचे आएगा R2 मल्टीप्लाई D2 इज इक्वल टू ये K यहाँ पे आएगा, K डिवाइडेड बाय K। तो K कांस्टेंट हैं, कट जाएंगे, यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1 आंसर आएगा। तो अब चलते हैं आगे भाई। R1 मल्टीप्लाई D2, R2 मल्टीप्लाई R1 मल्टीप्लाई D1 यहाँ पे आएगा D1, R2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट D2। अब ये बेटा R वाली वैल्यूज़ यहाँ रहने दो, D वाली वैल्यूज़ वहाँ ले जाओ। तो ये नीचे है, जब ये उस साइड पे जाएगी तो ये ऊपर चली जाएगी, ये D2 स्क्वायर अंडर रूट ऊपर, ये नीचे आएगी D1 अंडर रूट नीचे। तो भाई हमने यहाँ से क्या सीखा भाई, हमने यहाँ से बेटा ये बात सीख ली भाई, R1 का इन्वर्स रिलेशन है D1 के साथ और R2 का इन्वर्स रिलेशन है D2 के साथ। ये बात तो हमने पहले पढ़ ली थी, नहीं पढ़ी थी तो आप दोबारा समझ लो। यहाँ पे आ जाओ भाई। जब आपने यहाँ पे लिया था R1 मल्टीप्लाई D1, तो अगर मैं D1 को वहाँ ले जाऊँ तो ये क्या बनेगा, R1 इज इक्वल टू K बटा D1। तो चेक करो भाई, R1 का D1 से इन्वर्स रिलेशन है और इसी तरह R2 का D2 से क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। तो मतलब ये है हम पहुँचे वहीं पर हैं। मतलब यहाँ बता रहे हैं R1 का इन्वर्स रिलेशन है D1 से और R2 का इन्वर्स रिलेशन है D2 से। तो आगे वो कह रहा है भाई, सिंस डेंसिटीज ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। कह रहा है भाई किसी भी गैस की जो डेंसिटी है, एक बात भाई यहाँ पे ये बेटा मेरे पास है ग्राहम लॉ, ये ग्राहम लॉ है, लेकिन इसमें क्या है डेंसिटीज़। अब डेंसिटीज़ का पता होना लिटरेचर में तो मेंशन है, लेकिन उन्हें वहाँ से पढ़ना और यहाँ पे फिर पुट करना और ग्राहम लॉ को वेरीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अब जो है वो हम अपनी डेंसिटीज़ को रिप्लेस करवा रहे हैं मोलर मास के साथ। मोलर मास, क्योंकि वो कह रहा है भाई किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी एटम का जो मोलर मास है वो भी क्या होता है, फिक्स, और किसी भी एटम की डेंसिटीज़ भी क्या है, फिक्स। तो हम डेंसिटीज़ को रिप्लेस करवा सकते हैं मोलर मास के साथ। दोनों ही सेम है, चेंज होने वाली नहीं है। किसी भी एक मॉलिक्यूल के लिए टेम्परेचर सेम हो, कंडीशंस भी सेम हो। तो कह रहा है भाई सिंस डेंसिटीज ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, जो डेंसिटीज़ हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के। जिस एटम का जितना मोलर मास ज़्यादा उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा, जिसका मोलर मास कम उसकी डेंसिटी भी क्या होती है, कम। तो सो ग्राहम लॉ कैन आल्सो बी रिटन। कह रहा है अभी अब हमने जो है ना डेंसिटीज के बजाय क्या ले लेना है, मोलर मास, क्योंकि मोलर मास हमें पता होता है और उसे यहाँ पे डालना भी, उसकी वैल्यूज़ को यहाँ डालना भी आसान है और उसे वेरीफाई करना भी आसान है। तो R1 ओवर R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट M2, D2 की बजाय मैंने क्या ले लिया, M2 और स्क्वायर रूट M1। तो बेटा ये मेरे पास है ग्राहम लॉ। अब हम क्या पहुँचे भाई, ग्राहम लॉ, जिसमें हमने डेंसिटीज को रिप्लेस कर दिया है मोलर मास के साथ। आगे हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ ग्राहम लॉ। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब किसी भी डायग्राम के ज़रिए वजाहत करना, इसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। तो आज हम ग्राहम लॉ की डायग्राम से वजाहत करने जा रहे हैं। तो अब जो हम काम कर रहे हैं ना, ये एक्सपेरिमेंटल बेस है। मतलब अब हम प्रूफ देंगे भाई क्या वाकई में ग्राहम लॉ सही है या नहीं। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारे पास एक ट्यूब है शीशे से बनी हुई, जिसकी जो लेंथ है वो हमारे पास है 100 सेंटीमीटर। मैंने इस ट्यूब के दोनों एंड ओपन है। मैंने इस ट्यूब के एक एंड पे जो है वो कपास से बना हुआ फंदा अमोनिया में भिगोकर चिपका दिया, लगा दिया, और दूसरे सिरे पे मैंने कपास से बना हुआ फंदा उसे मैंने HCl में डुबोकर यहाँ लगा दिया। तो अब क्या होगा भाई, अमोनिया भी गैस है, HCl भी क्या है हमारे पास, ये गैस है। अब ये यहाँ से ट्रैवल करेंगी, ये यहाँ से इस तरफ और वो वहाँ से इस तरफ। कुछ देर बाद हमें यहाँ पे एक वाइट कलर की लाइन नज़र आएगी। वो लाइन हमें यहाँ पे नज़र आएगी। जहाँ पे हमें वो लाइन नज़र आएगी ना, हमने वहाँ पे लाइन लगा लेनी है। तो ये जो है ये एक एसिड बेस रिएक्शंस है। इन दोनों के रिएक्ट करने से क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड।
तो मैंने आपको यहाँ पे ये समझाया, अमोनियम क्लोराइड जो है ना वो यहाँ पे बना, मतलब ये है HCl का रेट ऑफ डिफ्यूजन कम था जबकि अमोनिया का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा था। तो हमें ग्राहम लॉ में ये बताया गया था जिसका मास कम उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा और जिसका मास ज़्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम। तो अमोनिया का मास होता है 17 जबकि HCl का मास होता है 36.5। तो अब इसका मास ज़्यादा है तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम। अगर इन दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन बराबर होता तो ये लाइन जो हमें वहाँ पे नज़र आई थी वो हमें यहाँ नज़र आती, जबकि लाइन के वहाँ बनने का मकसद हमें ये बता रहा है HCl का रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है क्योंकि उसका मोलर मास ज़्यादा है और अमोनिया का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है क्योंकि मोलर मास कम है। तो अब ये सारी बातें उसने यहाँ पे लिखी हुई। उसने कहा भाई इसमें जो रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब जितना डिस्टेंस HCl ने ट्रैवल किया वो था 40.5 सेंटीमीटर, जबकि वो डिस्टेंस जो अमोनिया ने ट्रैवल किया इस ट्यूब के अंदर वो था 59.9 सेंटीमीटर। तो अब हम इसे प्रैक्टिकल फॉर्म में डालकर प्रूफ करते हैं। तो हमें पता है भाई ग्राहम का फार्मूला है रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 का इन्वर्स रिलेशन है M1 से, R2 का इन्वर्स रिलेशन है M2 से, और ये M जो है वो हमने डेंसिटीज को रिप्लेस करके लिया है। तो RNH3, RHCl, MHCl, MNH3। तो मान लो भाई R1 जो है ना भाई वो मैंने क्या बोल दिया गैस 1 को, तो R1 की जगह हम क्या पुट करेंगे भाई गैस अमोनिया गैस वाली वैल्यूज़। तो भाई अमोनिया का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन था वो आपको नज़र आ रहा है 59.9 सेंटीमीटर, जबकि HCl का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो भी आपको नज़र आ रहा है 40.5 और आपको इनके मोलर मास का भी पता है। तो HCl का मास होता है 36.5 जबकि अमोनिया का मास होता है 17। तो जब आप इन्हें कैलकुलेट करोगे आपके पास यहाँ भी आंसर 1.46, यहाँ भी आंसर आ रहा है 1.46। अब सवाल ये है ग्राहम ने हमें ये क्यों बोला था भाई रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के बराबर है। अगर आप यहाँ पे डेंसिटीज़ या मोलर मास का स्क्वायर रूट ना लो तो दोनों साइडें जो हैं वो इक्वल नहीं आएंगी, जबकि मैथ और फिज़िक्स बोलती है हमें कोई भी लॉ तब सही है जब उसकी राइट हैंड साइड जो है वो बराबर होती है लेफ़्ट हैंड साइड के। तो ग्राहम ने ये बात एक्सपेरिमेंट करने के बाद लिखी थी, मतलब पहले एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई हुआ बाद में फिर उसे थ्योरेटिकल लिखा गया। तो अगर आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट ना लिया तो फिर आपका आंसर जो है लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आने वाली नहीं है, तो फिर ये लॉ भी सही नहीं है। अगर तुमने लॉ को सही साबित करना है तो फिर तुम्हें डेंसिटी का स्क्वायर रूट लेना